एपिसोड 23। रेयांश को फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स लगातार इस्तेमाल करते और सुप्रिया राजवंशी को बेहाल करते देख आराधना के दिल को बहुत संतोष मिला। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। दिल में उसने रेयांश को अपना सच्चा भाई मान लिया था। पहले का जतिन नायक तो कभी उसके लिए इस तरह नहीं लड़ता था। हालांकि रेयांश की इस मेहनत का एक हिस्सा आराधना के लिए था, लेकिन दूसरा हिस्सा मैंगलिंगजी हासिल करने के लिए भी था। इस समय रेयांश ने गरजते हुए फिर एक उंगली तूफान की तरह दागी। 8वीं उंगली, ब्रह्मांड का विनाश। सुप्रिया राजवंशी ने झट से अपनी दोनों बाहों से अपना बचाव किया, लेकिन उग्र शक्ति ने उसकी बाहों पर वार किया और उसके कपड़े तुरंत चिथड़े चिथड़े हो गए। वो चीख उठी और खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी। सुप्रिया राजवंशी रेयांश के सामने धराशायी हो गई और तभी आखिरकार होश में आए दिनेश राजवंशी ने यह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर पहले अविश्वास था, फिर वो असीम क्रोध में बदल गया। वो अनन्या राजवंशी के पीछे 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। इस स्थिति को देखकर वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति फूटने वाला ही था कि रेयांश से जान पर खेल जाए, लेकिन रेयांश का असली लक्ष्य तो वही था। इसलिए सुप्रिया राजवंशी को गिराने के बाद रेयांश ने लगभग बिना रुके एक उंगली के साथ भयानक बवंडर लेकर पलक झपकते ही दिनेश राजवंशी के सामने पहुंचकर उसके माथे पर वार किया। अगर ये वार लग जाता तो दिनेश राजवंशी का दिमाग बाहर आ जाता। 9वीं उंगली, ब्रह्मांड का नियंत्रण। रेयांश की इस हरकत से सभी में हंगामा मच गया। समझदार लोग देख सकते थे कि दिनेश राजवंशी को रेयांश के इस अचानक वार से बचने का कोई मौका नहीं था। दिनेश राजवंशी खुद भी जानता था रेयांश बहुत अचानक आया था और उसने पूरी ताकत से आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकालने की कोशिश की, पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन समय ही नहीं था। मौत की छाया धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने छा गई। तलवार की तरह चुभती उंगली को देखते हुए दिनेश राजवंशी को लगा जैसे पूरे शरीर में ताकत नहीं बची, टांगें कमजोर हो गईं और नीचे से ठंडक महसूस हुई। पता चला कि उसने अपने आप पर नियंत्रण खो दिया था। दिनेश राजवंशी की पैंट का निचला हिस्सा गीला हो गया, लेकिन इस समय किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। आखिरकार मौत के सामने हर किसी को खुद पर नियंत्रण खोने का अधिकार था। लेकिन दिनेश राजवंशी को मारने से कुलई नगर में भूकंप आ जाता, यह सोचकर आसपास के लोगों का मुंह सूखने लगा। यह लड़का आखिर सोच क्या रहा है? नहीं! आराधना चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज में दिल दहला देने वाली घबराहट थी। वो गर्म तवे पर रखी चींटी की तरह बेचैन हो उठी। ऐसे माहौल में अगर रेयांश ने दिनेश राजवंशी को मार डाला, तो अगर नायक कुल के पूर्वज रेयांश को नहीं बचाते तो रेयांश की मौत तय थी। और अगर नायक कुल के पूर्वज फिर भी रेयांश की जान बचाना चाहते, तो इसका नतीजा होता नायक और राजवंशी कुल के बीच खूनी लड़ाई, जिसमें और भी ज्यादा मौतें होती। इस सब के बारे में सोचते हुए आराधना डर से कांप उठी। लेकिन वहीं जब रेयांश ने फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स की 9वीं उंगली तक इस्तेमाल कर ली, तो वो अपनी हैरानी रोक नहीं पाई। फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स नायक कुल की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, जो ड्रैगन सील के बाद आती थी। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर तक पहुंचने के बाद भी इसे पूरी तरह से सीखना आसान नहीं था। यहां तक कि यशवीर नायक भी केवल 8वीं उंगली तक ही सीख पाए थे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि आराधना जानती थी कि रेयांश को यह तकनीक हासिल हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। दरअसल फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स रेयांश ने परिवार सभा के बाद मार्शल स्क्रिप्चर हॉल से सीखी थी। लावण्या नायक के साथ लड़ाई में उसने महसूस किया था कि यह तकनीक वाकई काफी अच्छी थी, इसलिए ड्रैगन सील सीखते वक्त उसने इसे भी साथ साथ सीख लिया था। रहस्यमय ड्रैगन जेड के चमत्कारों को तो रेयांश अभी थोड़ा बहुत ही समझ पाया था, लेकिन सिर्फ इतने से ही उसे बेइंतहा फायदा मिल चुका था। रेयांश जैसे अनोखे इंसान ने आराधना को सच में मुरीद बना दिया था। लेकिन इस वक्त भावुक होने का समय नहीं था। ये देखते हुए कि रेयांश दिनेश राजवंशी को एक ही उंगली से मार डालने वाला था, और दिनेश राजवंशी तो डर के मारे खुद पर काबू खो चुका था। हर कोई चिल्लाने लगा। सभी के दिलों में तूफान उठ रहा था। लेकिन तभी जो रेयांश पल भर पहले किसी राक्षस की तरह दिख रहा था, अचानक उसके शरीर से उठने वाली खतरनाक आभा पलक झपकते ही गायब हो गई। फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स की 9वीं उंगली की भयंकर शक्ति को उसने एक पल में वापस समेट लिया। विशाल दबाव तुरंत गायब हो गया और रेयांश ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो आराम से दिनेश राजवंशी के पास से गुजरा और पीछे मुड़कर उसके कूल्हे पर एक लात मारी, जिससे दिनेश राजवंशी उड़ते हुए गिरा और मुंह के बल जमीन चूमी। इतने अचानक हुए इस बदलाव को देखकर आसपास के सभी लोग अवाक रह गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रेयांश आराम से चलकर आराधना के पास पहुंचा और अपनी तरफ हैरान निगाहों से देखती हुई आराधना को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन तुम्हें इतने गौर से घूरने की जरूरत नहीं है। याद रखो कि हम मेरे भाई बहन हैं, तो मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। ये कहते हुए वो थोड़ा शेखी बघारने लगा। इस दौरान सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी धीरे धीरे जमीन से उठ खड़े हुए। एक के मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था और दूसरे की आंखों से आंसू। दोनों ही सन्न होकर रेयांश को देखते रहे। पहले की दिखाई देने वाली घमंड और अकड़ अब पूरी तरह डर में बदल चुकी थी, खासकर दिनेश राजवंशी। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो मौत के दरवाजे तक हो आया था।
इस वक्त रेयांश की तरफ देखते हुए उसकी निगाहें वैसी थीं जैसे चूहा बिल्ली को देखता है। उसे कल्पना भी नहीं थी कि उसने कितनी बड़ी बेइज्जती झेली है। रेयांश ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि वो उसका शुक्रगुजार था कि वो मेंगलिंगजी लेकर बाहर आया था। दिनेश राजवंशी को यह नहीं पता था कि उसकी मेंगलिंगजी अब रेयांश के हाथों में थी। उम्मीद है तुम जतिन जैसे मूर्ख की तरह खुदकुशी तो नहीं कर लोगे। इस वक्त बाकी सभी लोग सन्न होकर रेयांश को घूरते रहे। उसके बारे में उनकी सोच एक बार फिर से पूरी तरह बदल गई थी। अब उनके दिलों में रेयांश सचमुच कुलईनगर के युवा योद्धाओं की श्रेणी में शामिल हो चुका था। वो दोनों मध्यम आयु के पुरुष भी इस वक्त बेहद गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने रेयांश को सम्मान भरी निगाहों से देखते हुए कहा, इतनी कम उम्र में इस स्तर पर नायक कुल के फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स की आखिरी उंगली का इस्तेमाल करना, और वो भी इतनी सटीकता से कि इसे काबू में रख सके। सिर्फ युद्ध तकनीकों के मामले में ही यह लड़का सच में एक प्रतिभाशाली योद्धा है। कुलई नगर की युवा पीढ़ी में ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर के 3 युवाओं के अलावा सबसे ताकतवर यही है, और उसकी उम्र तो उन तीनों से 4-5 साल कम है। इस बच्चे का भविष्य बेहद उज्जवल है। अफसोस कि पहले हम सोचते थे कि यह सिर्फ एक लापरवाह और आवारा लड़का है, लेकिन पता नहीं था कि यह इतना गहरा छुपा हुआ है। प्रतिभा भी असाधारण और धैर्य भी बेमिसाल। दोनों मध्यम आयु के पुरुष जानते थे कि रेयांश का भविष्य कितना शानदार होने वाला था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कड़वी हंसी के साथ कहा, अब से अगर ये हमारी दुकान में आए तो मैं इसे 30% की छूट दूंगा। रेयांश को यह नहीं पता था कि ये दोनों मध्यम आयु के पुरुष उसके बारे में बातें कर रहे थे। उसे तो अब बस मैंगलिंगजी मिल चुकी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता था। जिस वक्त आसपास जमा लोग अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आए थे, ये भागने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन जैसे ही उसने आराधना का हाथ पकड़कर मुड़ने की कोशिश की, पीछे से अचानक एक ठंडी आवाज आई, तुम सोचते हो कि यूं ही चले जाओगे? रेयांश ने पीछे मुड़कर देखा तो परिवार के रक्षकों के बीच घिरा हुआ सुंदर चेहरे वाला भीष्म राजवंशी कदम ताल करता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में ठंडक थी और वो रेयांश को घूर रहा था। उसके शरीर से ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां साफ महसूस हो रही थीं। सिर पीछे घुमाते हुए भीष्म राजवंशी ने सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी की दुर्दशा देखी। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, दो निकम्मे, राजवंशी कुल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे कोई है? इन दोनों निकम्मों को यहां से ले जाओ। उसके पीछे खड़े रक्षकों ने तुरंत हामी भरी और दिनेश राजवंशी और सुप्रिया राजवंशी दोनों को भी अब यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें हटाने के बाद भीष्म राजवंशी ने रेयांश की तरफ देखा, उसे कुछ देर तक परखा, फिर शांत स्वर में बोला, हमारे दोनों परिवारों के मुखियाओं के बीच समझौते की वजह से हमारी युवा पीढ़ियों में कभी कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने यह शुरुआत कर दी। सार्वजनिक रूप से यहां पर तुमने हमारे राजवंशी कुल के लोगों को पीटा और बेइज्जत किया। मैं राजवंशी कुल का हिस्सा हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकता। तुमने हमारे राजवंशी कुल के लोगों पर हमला करने की हिम्मत की है, तो उसकी बराबरी की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा। भीष्म राजवंशी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रेयांश जोर से हंसते हुए बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बराबरी की कीमत क्या होती है? महाराज, जरा इंसानी भाषा में बात करोगे? रेयांश ने जिस तरह से महाराज कहा, वो किसी कोठे की औरत की आवाज की नकल कर रहा था। उसकी आवाज जरा पतली और नाजुक थी, और उसके हाव भाव भी बिल्कुल वैसे ही थे। ये देखकर आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। आराधना नायक भी भीष्म राजवंशी की धमकी भूल गई, और उसका चेहरा गुस्से से कभी लाल तो कभी हरा हो रहा था। उसने रेयांश की बाह को जोर से चुटकी काटी। भीष्म राजवंशी का चेहरा कुछ पलों के लिए फड़कने लगा। रेयांश ने उसके साथ इस तरह मजाक किया था। भले ही भीष्म राजवंशी एक सज्जन और भले व्यक्ति की छवि बनाए रखना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने सुप्रिया को एक उंगली से घायल किया है, तो मैं भी तुम्हें एक उंगली से जवाब दूंगा। तुम्हें दिखा देता हूं कि असली उंगली तकनीक क्या होती है। भीष्म राजवंशी की बात सुनकर आराधना डर गई और उसने तुरंत रेयांश की बाह पकड़ ली। वो नेदर केप फिंगर का इस्तेमाल करने वाला है। ये येलो रैंक हाई टियर की युद्ध तकनीक है। हम भाग चलें? रेयांश ने शांत निगाहों से भीष्म राजवंशी को देखते हुए कहा, तुम बाहर निकल जाओ, मैं उससे मुकाबला करता हूं। आराधना तुरंत घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, रेयांश भैया, मैं तुम्हें भैया बुलाती हूं, ठीक है? इस बार तुम मेरी बात मान लो। तुम्हें इस वक्त उसका सामना करने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम अभी उसके बराबर नहीं हो, तो उससे जिद करने का क्या फायदा? अगर तुम्हारे अंदरूनी अंग घायल हो गए तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि आराधना बहुत बेताबी से समझा रही थी, लेकिन रेयांश अपनी जगह से नहीं हिला। वो शांत भाव से भीष्म राजवंशी को देखता रहा। भीष्म राजवंशी, अगर तुम भरत राजवंशी के बेटे नहीं होते तो शायद आज मैं भाग जाता, लेकिन तुम उनके बेटे हो, इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे सामने से भागना मुझे मंजूर नहीं। आराधना नहीं जानती थी कि रेयांश के दिल में कितनी जिद थी, और अब तो वो रोने ही वाली थी। इस वक्त रेयांश के कान के पास मौजूद साक्षी भी बोली, मुझे लगता है कि पहले यहां से चले जाना चाहिए। तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
जब मैं मेंगलिंगजी को अपने अंदर समाहित कर लूंगी और तुम्हारी शक्तियों के बंधन खोल दूंगी, तब राक्षस शिकार प्रतियोगिता में उससे निपटना। अभी देर नहीं हुई है। रेयांश जानता था कि उसकी बात में दम था, लेकिन उसके पैर जैसे इस जगह पर कीलों से जुड़े हुए थे और वो एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता था। भीष्म राजवंशी ने जब रेयांश को इतना डरहीन देखा तो वो ठंडी हंसी हंसने लगा। वो धीरे धीरे रेयांश की तरफ बढ़ने लगा। रेयांश के पीछे खड़े दर्शक पीछे हटने लगे, लेकिन आराधना अभी भी उसके बगल में खड़ी थी। भीष्म राजवंशी साफ तौर पर गुस्से में है। ये लड़का अभी अभी तो शोहरत बटोर रहा था, लेकिन अब असली शक्तिशाली योद्धा के सामने इसकी खैर नहीं। उससे उम्र में 4 साल छोटा होने के बावजूद इस तरह से भीष्म राजवंशी के सामने खड़े रहना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर इसे 4 साल और मिल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भीष्म राजवंशी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।